ओके, तो यहां से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आप एक पेज ले लो, या आप यहां पर लिख सकते हो, ऊपर यहां पर जो जगह है कि एक जो पेज है उसमें कौन कौन सी डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर आ गया फूड। सबसे पहले इन्होंने फूड की डेफिनेशन दी है। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, 16th चैप्टर है एनसीईआरटी का, यूनिट नंबर 5 का 11th। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रेजेंट मोमेंट में बेटा अगर हम रहेंगे ना तो हमें चैप्टर पढ़ते टाइम पता चल जाएगा कि कहां पर डिफिकल्ट होना शुरू हुआ, कहां हम आउट ऑफ ट्रैक हुए। ठीक है, और यही चीज ट्रेस करना, ये हमारा गोल होना चाहिए समझने के अलावा। ठीक है, तो एक एक लाइन जब हम पढ़ते जा रहे हैं तो कहां डिफिकल्ट होने लगी चीज, ये अगर हम ट्रेस कर पाए तो ये मच बेटर होगा पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। सो फूड बहुत ही मतलब बेसिक सी डेफिनेशन है कि वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फूड होता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड बताए हैं। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ये हैं। इन्होंने कहा ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। यही हम एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठकर पढ़ लेते हैं कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये होते हैं क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। What does the food provide? Food provide energy and organic material both. ये एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों प्रोवाइड करता है। और इससे होता क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज होता है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताया है फिर, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, वही ऊपर वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। रीजन, कि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब मतलब बॉडी उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। बॉडी ब्रेक मतलब डाउन नहीं कर वैसे पाती। नहीं मतलब सर वो मतलब नहीं है मेरा, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स वाले हो तो ब्रेक डाउन करके ही वो यूजफुल है हमारे लिए। सर मेन तो बॉडी को एटीपी चाहिए ना, हम्म, तो उसको वैसे यूटिलाइज करके क्या फायदा? अच्छा, यानी वैसे यूटिलाइज कर सकती है लेकिन फायदा नहीं है कुछ। नहीं कर सकती वैसे। भाई बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये सब पॉलीमर होते हैं, और पॉलीमर होते हैं इसलिए एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। जब एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो उसी फॉर्म में यूज भी नहीं हो सकते। ठीक है, एक्चुअली दीज आर ऑल व्हाट, पॉलीमर्स, तो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन दियर ओरिजिनल फॉर्म, हेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इसीलिए यूटिलाइज भी नहीं हो सकते उस फॉर्म में। ठीक है, ओके। नाउ they have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances into simple absorbable form is known as digestion. ठीक है, अच्छा, और डाइजेशन कैसा, डाइजेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल और बायोकेमिकल कहने का मतलब क्या, अगर आप किसी एपरेटस की हेल्प से, जैसे टीथ की हेल्प से या चर्निंग मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से आप उसको तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मैकेनिकल हुआ। अगर किसी एंजाइम की हेल्प से करते हैं बेटा तो ये बायोकेमिकल हो गया। दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ टू वेज, एक्चुअली वी आर हैविंग टू वेज थ्रू विच वी कैन डाइजेस्ट द फूड। वन इज बाय अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स so that the complexity of the bolus we have swallowed should be simplified, and second is with the help of enzymes. So enzymes will act on their particular substrates, and accordingly it will be simplified, its structure will be simplified, it will be converted into much simpler chemical forms. So number one is digestive system. We are having two parts of digestive system. Number one is the alimentary canal and other is associated glands.
In associated glands we are having what? Liver, salivary gland, liver, pancreas, gallbladder, and the glands which are present in the alimentary canal itself. Okay, like mucus glands, the goblet cells, pseudostratified modification of the columnar cells, and then gastric glands, okay, and intestinal glands. So let's begin the alimentary canal now. We all know mouth to anus, mouth anterior, anus posterior portion of the alimentary canal. Mouth leads to buccal cavity or oral cavity, and the oral cavity is having number of teeth and what? Tongue. Teeth and tongue, these are two components of the oral cavity. Let's talk about the teeth first. All our teeth are actually embedded in the socket of jawbone. So socket of jawbone में embedded रहते हैं. इस embedded रहने को हम, इस टाइप की attachment को हम कहते हैं thicodont dentition. Okay, this is known as thicodont dentition. Majority of mammals, including human being, forms two sets of teeth during their life. Okay, this is another condition of the human dentition, which is known as diphyodont. We are having two sets of teeth in one life form. एक होता है milk teeth and deciduous teeth. तो टोटल हमारे पास 32 परमानेंट टीथ आते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2123 by 2123. और सीक्वेंस क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कि 2 इंसीजर ऊपर 2 इंसीजर नीचे, हाफ क्वाड्रेंट में. हाफ क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि ओपन माउथ कंडीशन में एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट होते हैं. 4 क्वाड्रेंट में से अपर हाफ और लोअर हाफ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं. तो यहाँ पर 2 इंसीजर हो गए, ठीक है, इसके बाद 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर्स हो गए और 3 यहाँ पर मोलर्स हो गए. ठीक है, तो जो चीज यहाँ होगी वही चीज यहाँ होगी. तो यही हम लिखते हैं कि 2 1 2 3 बाय, यहां पर भी क्या होगा? 2 1 2 3. तो ऊपर हाफ क्वाड्रेंट में कितना, ऊपर वाले अपर हाफ जॉ में कितने हो गए? 8. लोअर हाफ जॉ में क्या हो गया? 8. ठीक है, तो जाहिर सी बात है बराबर वाले जॉ में भी, बराबर वाले साइड ऑफ जॉ में भी 8 8 होंगे. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, यानी कि 8 बाय 8. तो अब यहाँ 8 बाई 8 में कट करके 1 मत कर, यहाँ पर बायो में 8 बाई 8 यानी कि 8 प्लस 8 यानी कि 16. तो ये टोटल कितना हो गया? 32. ठीक है ना, 32 हो गया. ओके, क्लियर हुआ? यस सर. ओके. टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू, देखो फ्रीली मूवेबल तो है, इट इज फ्रीली मूवेबल, बट इट इज अटैच्ड. It is attached to the floor of oral cavity by frenulum. What is the structure? Question framing देखो. To the floor of buccal cavity. सर मुझे पता है वो जो लाइन है जो बीच में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, म्यूकस मेम्ब्रेन, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो ओरल कैविटी से अटैच करती है. अपर सरफेस है स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बड्स. तो 2 चीजों के बारे में और यहाँ पर बता दिया जल्दी जल्दी से कि पेपिला होते हैं प्रोजेक्शंस, सम ऑफ बियर टेस्ट बड्स. अब यहां पर क्वेश्चन बताओ, क्या कह सकते हैं ऐसा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बताइए. एवरी टेस्ट बड इज प्रेजेंट इन पेपिली बट एवरी पेपिला डज नॉट हैव टेस्ट बड. सर नो सर. सर मतलब ये सही है जो लिखा है, कह सकते हैं. जिसपे नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होते. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जो आप लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही. The upper surface of the tongue has small projection called papillae हम लोग बोल रहे हैं, some of which bear taste bud बोल रहे हैं. तो जाहिर सी बात है टेस्ट बड तो हमेशा पेपिली में ही होंगी, लेकिन हर पेपिली में टेस्ट बड्स नहीं होंगी. ठीक है. The oral cavity leads into a short pharynx. शॉर्ट फेरिंग्स वाली जो बात है उससे मुझे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम भी याद आ रहा है. ठीक है, वहां पर भी शॉर्ट फेरिंग्स है. फेरिंग्स हमेशा शॉर्ट ही रहता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा तो मुझे अब तक नहीं मिला है जहां पर लॉन्ग फेरिंग्स हो. हाँ, एक है ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास लॉन्ग फेरिंग्स है, जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं. और वो ऑर्गेनिज्म मैं बता दे रहा हूं यूनिसेल्युलर है, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में मिलता है. बताइए. ओके, मैं यहां पर ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं. आप लोग जैसे मुझे बताओ कि यू आर डन विद द सोचिंग, देन आई विल ड्रॉ दैट.
1। पैरामीशियम। नहीं बोल। बिल्कुल सही बताया है। फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर की बात कर दी हमने। फिर ओरोफेरिंक्स, हम जानते हैं फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। नेजोफेरिंक्स जो नेजल कैविटी के पीछे होता है, ओरोफेरिंक्स जो कि ओरल कैविटी के पीछे होता है, और लेरिंजोफेरिंक्स होता है जो कि कहाँ होता है, लेरिंक्स के जस्ट ऊपर। ये है नेजोफेरिंक्स, ये है ओरोफेरिंक्स, और नीचे ये होगा लेरिंजोफेरिंक्स। सर यहाँ पे टॉन्सिल भी तो होता है ना? हाँ बेटा, और ये है ऊव्यूला, Okay. ये है ऊव्यूला। टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल यानी कि यहां से अगर हम ओपन माउथ कंडीशन में देखेंगे, ओपन माउथ कंडीशन में देखेंगे तो फेरिंजियल टॉन्सिल्स होंगे जिनको एडिनोइड्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्यूबल टॉन्सिल होंगे जो कि यूस्टाशियन ट्यूब की ओपनिंग पर होते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर पैलेटाइल टॉन्सिल होंगे जो कि चीक्स, इंटरनल चीक्स Yes. में होते हैं। और उसके बाद फिर जब ओपन माउथ कंडीशन में अगर हम टंग को भी बाहर निकाल दें तो टंग का जो पोस्टीरियर रीजन है वो आगे आ जाता है और यहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है, Lingual. लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर फेरिंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं जिनके इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? सर टॉन्सिल्स ही कहते हैं मतलब। अरे भाई सर बेटा, मैं भूल आइटिस आ गई। जाता है जैसे ही इन्फ्लेमेशन में बोलूं, जैसे ही इन्फ्लेमेशन मैंने कहा तुरंत हाँ। दिमाग में क्या वर्ड आना चाहिए, क्या सफिक्स आना Itis. चाहिए? आइटिस, ITIS। Itis. ठीक है, जैसे आर्थराइटिस आ गया, हेपेटाइटिस आ गया, Yes, yes. मेनिंजाइटिस आ गया, साइनोसाइटिस आ गया, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस आ गया, गैस्ट्राइटिस आ गया, ठीक है, मास्टाइटिस आ गया। तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन टॉन्सिलाइटिस। हालांकि लोग कहते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स तो सबको, टॉन्सिल्स तो सबके पास हैं, वही वाली बात है कि शुगर हो गई है, लेकिन लेमन टर्म में हम कहते हैं ना कि शुगर हो गई है, अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं उसको? डायबिटीज, है ना। आप Okay, अगर sir. पढ़ते हो, आप मेडिकल एस्पायरेंट हो, तो आप ये भी पूछ लोगे फिर टाइप 1 है या टाइप 2 है। अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें तो आप कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। Esophagus and trachea, windpipe, open into pharynx, a cartilaginous flap called epiglottis. लिख लो यहाँ पर epiglottis की definition बताइए। What is epiglottis? Epiglottis is a cartilaginous flap that prevent the entry of food into the glottis, opening of the windpipe. ठीक है, कहाँ होता है ये, कहाँ होगा? यहां से फूड आ रहा है, फूड आएगा तो इसके ऊपर से होता हुआ जाएगा, और कहाँ जाएगा? ईजोफेगस में। तो जब इसके ऊपर से होता हुआ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और बोलस कहाँ चला जाएगा? पीछे ईजोफेगस में। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ईजोफेगस। ये क्या चीज है? ये है ट्रैकिया। ये क्या चीज है? ये है लैरिंग्स। ये क्या है? ये है एपिग्लॉटिस। और ये क्या है? ये है बोलस। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को ग्लॉटिस, अच्छा ये जो है ना, ये ग्लॉटिस था बेटा। ये जो अभी हमने ये डायग्राम बनाया, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, दिस इज व्हाट? ग्लॉटिस। दिस इज Glottis. एपिग्लॉटिस। और ये वाला जरा बताओ, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा वाला सर? एक बार मुझे बताओ तो सही, कौन सा आगे कौन सा पीछे से पता नहीं चल रहा कहाँ है अच्छा पिछले देखो, डायग्राम में। देखो फेस यहां पर है, फेस इस तरफ है। अच्छा। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली हम लोग जो है ना, हम लोग ये ऐसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और इस वाले रीजन को आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा बेटा ये वाला आपको? सर थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं, चलेगा। थोड़ा बहुत नहीं आना चाहिए, बहुत आना चाहिए। मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारा थोड़ा बहुत दोबारा से नहीं बना आ रहा रहा हूँ। है ना? जब मुझे मार्क्स मैं पूरे कंप्लीट चाहता हूँ, तो आप लोग हल्का हल्का समझ के कैसे ले लोगे? मैंने कहा देखो, इस रीजन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा लैरिंग्स, आगे आ जाएगा ट्रैकिया, लैरिंग्स से यहां पर आ गया एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहां से टंग अटैच हो गई, इधर से बोलस आएगा, एपिग्लॉटिस फिर कैसा हो जाएगा? नीचे ढक जाएगा। ठीक है, और ये आगे क्या है? ट्रैकिया है, और यहां से
ये क्या हो जाएगा, इजोफेगस। और एक्चुअली बोलस कहाँ जाएगा, इजोफेगस के अंदर। और ये वाली जो ओपनिंग है, ये किसकी ओपनिंग है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, इजोफेगस। और यहाँ पर एक और लेबलिंग आ जाएगी, लेबलिंग पहले मैं कर देता हूँ, ग्लॉटिस का एपीग्लॉटिस। अब देखो, ये रहा बोलस, ये है एपीग्लॉटिस, ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया की ओपनिंग, इसको हमने क्या कहा, ग्लॉटिस, इसको हमने कहा इजोफेगस। और ये जो ओपनिंग है इजोफेगस की, दैट इज नोन एज व्हाट, गलेट। अब हो गया क्लियर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग जो है, ये विंड पाइप क्लोज हो जाता है, विंड पाइप क्लोज नहीं हो जाता, विंड पाइप की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है, ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस उसके ऊपर कवर कर लेता है, तो खाना जो है वो सीधे इजोफेगस में जा पाता है। द इजोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। पोस्टीरियरली यानी कि वो आगे की तरफ नहीं आ रही है, उसका जो ओरिजिन है वो थ्रॉट से शुरू हुआ है और वो फिर बॉडी में नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, हमारा पोस्टीरियर रीजन कहाँ है, लेग्स। एंटीरियर रीजन क्या है, हेड। तो हेड से लेग्स की तरफ जा रही है, लेग्स की तरफ यानी कि मतलब टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड जा रही है। नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम, नेक को, थोरैक्स को और डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए कहां पहुंच गया, जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं क्या, स्टमक। ये देखो, ये यहां से होते हुए, ठीक है, ये देखो, ये यहां से होते हुए नेक को क्रॉस किया, देखो ये यहां से लेकर यहां तक थोरैक्स है, इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो डायफ्राम है, डायफ्राम में एक होल होता है बेटा, डायफ्राम में एक नहीं होता, 3-4 होल होते हैं। इंफीरियर वेना केवा के लिए होता है, एओर्टा के लिए होता है, और इजोफेगस के लिए होता है। तो इजोफेगस उस होल को क्रॉस करता हुआ फिर एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम कहते हैं स्टमक। नाउ जहां पर इसकी ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पे इस रीजन में, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होगा, एक स्फिंक्टर यहां होगा। स्फिंक्टर क्या होती है, एक सर्कुलर मसल होती है, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट रहे तो बंद रहेगा, और अगर ये रिलैक्स रहे तो खुल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रहे तो बंद रहेगा, और अगर रिलैक्स रहे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। गैस्ट्रोइजोफेजियल स्फिंक्टर यहां पर होता है, जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इजोफेगस इनटू द स्टमक। फिर स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि आप ये देख लो, ये एब्डोमेन है, तो इस एब्डोमेन में ये 9 स्क्वायर होते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो इजोफेगस आता है, ये इजोफेगस, ये देखो, ये ऐसे खुलेगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो एब्डोमिनल कैविटी, इसका अपर लेफ्ट हुआ ये। ठीक है, इट इज व्हाट, अपर लेफ्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर सारा ये लिवर होगा, इसके ऊपर यहां पर डायफ्राम होगा, तो एक्चुअली थोड़ा सा लेफ्ट की साइड ये ओपन होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक लोकेटेड होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। कार्डियक होता है, फंडस होता है, और पाइलोरस होता है। फंडिक और पाइलोरिक भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पाइलोरिक पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। कौन सा, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ये पाइलोरस है, यही ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ड्यूोडेनम है, यहां पर लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम है, और हाईली कॉइल्ड है इलियम। लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जेजुनम को लॉन्ग बोल दिया है तो सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो जेजुनम होगा, ऐसा नहीं है। लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट जो है इलियम होता है। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूोडेनम इज गार्डेड बाय अगेन द पाइलोरिक स्फिंक्टर।
ठीक है, जैसे ऊपर कौन सा स्फिंक्टर था, ऊपर कौन सा था, गैस्ट्रोइजोफेजियल, यहां पर कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक जो है कहां ओपन होता है, स्टमक कहां ओपन हो रहा है, हेलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां स्मॉल से। इंटेस्टाइन में भी डिओडेनम में ओपन हो रहा है ना, जबकि ये कहां ओपन होगा, डियोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो गई। इलियम में क्या होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है ब्लाइंड सैक है, स्मॉल ब्लाइंड सैक, वेस्टिजियल ऑर्गन यहां पर आ जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज भी इसमें इसके अंदर प्रेजेंट है, ये कहीं लीड नहीं करता, ये ब्लाइंड सैक है, यानी कि एक ऐसा चैम्बर, देखो ये जो चैम्बर है ये यहां से आ रहा है और इस तरफ लीड कर रहा है। ठीक है, यहां से आ रहा है, इस तरफ लीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सीकम होता है ये क्या होता है, यहां से आ रहा है और ये इस टाइप से राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि इसकी दो इस टाइप से जो ओपनिंग है, ऐसे लगता है कि ये जो राउंडेड चैम्बर है ये यहां से कहीं खुल रहा होगा, जनरली ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सेम तरफ खुल जाता है, यहाँ इलियम है और यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ब्लाइंड सैक इसीलिए बोलते हैं इसको, यहां से आ रहा है, नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना और फिर राउंडेड स्ट्रक्चर का जो मुंह है, जो माउथ है, जो अपर पोर्शन है, वही एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं लीड कर रहा है, तो ब्लाइंड सैक बोल देते हैं इसको। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम इसको एनलिस्ट भी करते हैं। सीकम कोलोन में ओपन होता है और कोलोन में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में ओपन होता है और जो एनस में ओपन हो जाता है। कहां है, ये रहा, ये रहा असेंडिंग पार्ट, ये रहा ट्रांसवर्स पार्ट, यहाँ पर नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग हो गया। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन। इसको बोलेंगे क्या, सिग्मोइड कोलोन बोलेंगे। इसके बाद रेक्टम है, एनस है, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी जो है एडिटेड आई है उसमें सी शेप है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम यहां पर बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। हिस्टोलॉजी में क्या है, 4 लेयर्स हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा है, मस्कुलरिस है, सबम्यूकोसा है और म्यूकोसा है। ये 4 लेयर्स यहाँ पर होती हैं और इन 4 लेयर्स के पॉइंट से ही हम लोग इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं और ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट में सबसे बाहर क्या है, मिजेंट्री है। मिजेंट्री यानी कि वही जो पेरिटोनियम होती है, वही जो मीजोथीलियम होती है, उसी को मिजेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये मीजोथीलियम होती है। इसके बाद फिर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, और सिरोसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये रही सिरोसा। तो सिरोसा है सबसे बाहर, सबसे बाहर कौन सी है, सिरोसा। सिरोसा में क्या क्या चीजें हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियम है। एपिथेलियम कौन सी वाली है, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर से कवर करती है ना, ठीक है, अंदर से लाइन जो करती है वो तो एंडो हो गई, जो बाहर से कवर कर रही है उस एपिथेलियम को मीजोथीलियम भी कह सकते हैं। तो सिरोसा इज अ टाइप ऑफ मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा के बाद यहाँ पर मस्कुलरिस आता है। मस्कुलरिस में भी पहले लॉन्जिट्यूडनल, उसके बाद फिर सर्कुलर मसल्स हैं। देखो पहले यहाँ पर एरो है, उसके बाद अंदर एरो है। ठीक है, तो हम लेयर बाय लेयर इसको पढ़ रहे हैं, पहले लॉन्जिट्यूडनल फिर सर्कुलर मसल, तो ये मस्कुलरिस हो गई। इसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, पहले लॉन्जिट्यूडनल है और उसके बाद फिर सर्कुलर है। आफ्टर दैट ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है, सबम्यूकोसा है। ये है सबम्यूकोसा, यहां पर दिखा रखा है, दिस इज सबम्यूकोसा। और सबम्यूकोसा के अंदर क्या है, ये जो सारी है, ये आप देख रहे हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा में क्या क्या है,
सबसे अंदर कॉलमर एपिथेलियम, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था एपिथेलियम। इसके बाद एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम है? लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया के बाद इस म्यूकोसा की अपनी मसल लेयर है बेटा। आई रिपीट, इस म्यूकोसा की अपनी मसल लेयर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोसी, या क्या बोल सकते हैं? मस्कुलरिस इंटरना। मस्कुलरिस इंटरना। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या क्या हो गया? सिरोसा सबसे बाहर, मस्कुलरिस उसके अंदर सब म्यूकोसा सबसे अंदर, म्यूकोसा म्यूकोसा के 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे अंदर एंडोथेलियम या एपिथेलियम कॉलमर, उसके बाद फिर अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, लेमिना प्रोप्रिया, प्रॉपर लेयर लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना लेयर, प्रोप्रिया मतलब प्रॉपर, तो प्रॉपर लेयर है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की। और उसके बाद म्यूकोसा की अपनी मसल लेयर है जिसको हमने कहा मस्कुलरिस इंटरना। इंटरना मतलब अंदर प्रेजेंट है। एक्सटर्ना कौन सी थी? एक्सटर्ना थी ये वाली। केवल मस्कुलरिस पूछा तो ये वाला पूछा होगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा पूछा है या मस्कुलरिस इंटरना पूछा है तो ये वाला पूछा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है इशिता? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं यहाँ पर दो चीजें और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या क्या? एक है मेजनर प्लेक्सस और दूसरा है माइएंट्रिक प्लेक्सस। ये प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस है बेटा डिफ्यूज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरल सप्लाई। ठीक है, ये देखो, ये जो येलोइश है ये नर्व्स हैं। ये नर्व्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ये सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं? इसको हम कहते हैं ऑर्बिट प्लेक्सस। एंट्रिक वर्ड आता है इंटेस्टाइन के लिए, मायो वर्ड आता है मसल्स के लिए। तो मसल्स, इंटेस्टाइन की मसल्स या एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स, माई एंट्रिक, मायो एंट्रिक, माई एंट्रिक यानी मेरी इंटेस्टाइन। ठीक है, लेकिन ये मायो है एक्चुअली, ओ वर्ड, ओ जो लेटर है वो यहाँ पर ओमिट हो गया है, माइएंट्रिक आ गया है, मायो एंट्रिक भी बोल सकते हो। तो माइएंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बिट प्लेक्सस इसको बोलते हैं, और ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के बीच की नर्व सप्लाई होती है, जो कि एक्चुअली सारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करती है। क्या करती है? इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, next one is this, the submucosal plexus. Where it is in submucosa. ये सबम्यूकोसा में है बेटा। ठीक है, ये सबम्यूकोसा में है। देखो देखो यहां देखो, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स आ गई ना। अब ये डिवाइड कैसे कैसे हुई है? देखो, एक नेटवर्क चला गया कहाँ? दोनों मसल्स के बीच में। दूसरा नेटवर्क चला गया कहाँ? मसल्स और म्यूकोसा के बीच में। ठीक है, तो जो सबम्यूकोसा में, सॉरी, मसल्स और सबम्यूकोसा में, तो सबम्यूकोसा में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजनर प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस। मीजनर प्लेक्सस या सबम्यूकोसल प्लेक्सस। इज दिस क्लियर? सर पहले वाला जो प्लेक्सस था वो कंट्रोल क्या कर रहा था? मोटर इन फंक्शन, मोटर इन फंक्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, इट इज मोटर इन फंक्शन। अच्छा, अब लास्ट चीज यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। आप ये देख रहे हो ग्लैंड्स, ये देखो, ये देखो, एपिथेलियम जो है ना बेटा, एपिथेलियम, एपिथेलियम अंदर जाके और ब्रांच्ड हो जाती है, तो इसको क्या देते हैं? ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। यहां से सिक्रीशन निकलेगा, तो सिक्रीशन कहां जाएगा? सिक्रीशन यहां जाएगा, सिक्रीशन यहां जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, वैसी ही ग्लैंड आपको यहां पर दिख रही है। देखो, ये देखो, ये और ये। लेकिन इशिता, यहां पर आप देख पा रहे होगे बेटा कि ये तो म्यूकोसा है ना, ये तो म्यूकोसा है, लेकिन ये जो ग्लैंड है ये सब म्यूकोसा तक जा रही है। ग्लैंड्स इन सब म्यूकोसा। देखो, सब म्यूकोसा में केवल एक ही टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जिन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलेंगे? एनीवन? ब्रुनर्स ग्लैंड, ब्रुनर्स ग्लैंड बोलते हैं। सिरोसा, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ना, हाँ, ये नीचे जो आ रही है ना ग्रीन वाली, वो है।
वो डायग्राम में ऊपर, और नीचे करो, ये और ये हाँ ये वाली। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकन है, ये म्यूकोसा तक है, इंटेस्टाइन की है ये। मैंने पुरानी वाली एनसीईआरटी, पुरानी नहीं वाली एनसीईआरटी में जैसे ब्रूनर्स लिख रखा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो गलत था ब्रूनर्स ये। ग्लैंड बिल्कुल नहीं है, गलत है। वो क्रिप्ट ऑफ लिबरकन है। विलाई के बीच में क्रिप्ट ऑफ लिबरकन होता जी है, सर, विलाई के बीच में क्रिप्ट ऑफ लिबरकन होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होती। यही बता रहा था सर मैं। ओके ओके, नो इशू। ठीक है इशिता, सिरोसा आउटर मोस्ट हो गया, थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा था अभी। मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल से होती हैं, यूजुअली इनर सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टमक में स्पेशली, स्पेशली स्टमक में, स्पेशली स्टमक में क्या होता है, ओब्लिक मसल लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी एक ओब्लिक मसल लेयर होती है कहां पर, स्टमक में। जिससे क्या होता है, स्टमक में इसलिए है जिससे यहां पर क्या हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, चर्निंग मूवमेंट, एक खास तरीके की मूवमेंट होती है, टेढ़ी टेढ़ी मूवमेंट होती है। क्योंकि इंटेस्टाइन अगर सीधी सीधी है तो वहां पर तो सीधी सीधी मूवमेंट होंगी। या तो देखो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से क्या होगा, वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सर्कुलर मसल्स की वजह से क्या होगा, उनका ल्यूमन कम या ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो क्या, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की वजह से उसमें खिंचाव होगा, ठीक है, ओके, लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो उसका जो ल्यूमन है, ल्यूमन कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल का। फॉर द फर्स्ट टाइम कहां आती है एनिमल किंगडम में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, एस्केलमेंट्स। और लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स कहां आ जाती हैं, एनालिड। पॉइंट टू बी नोटेड। सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने एनिमल टिश्यू चैप्टर कर लिया है, बताओ लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर कौन कौन से बताई थी सर, एनालिड में? हाँ, जी सर। तुम मुझे बताओ लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताओ। इसमें होते हैं नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स। डिओडेनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सबम्यूकोसा में भी। कौन सी वाली ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, BRUNNER, ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ग्लैंड। इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम स्टमक में रूगी बोलते हैं या रूगे बोलते हैं, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर हम बोलते हैं विलाई। ये म्यूकोसा के फोल्ड होते हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये म्यूकोसा के फोल्ड है, ठीक है। अच्छा, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाई यहां से निकले होते हैं। ये आपको इस, अच्छा मुझे बताओ कि यहां पर आपको माइक्रोविलाई दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बस यस और नो बता दो मुझे, मुझे पता चल जाएगा आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं आपको। ये बताओ इस वाली फिगर में 16.5 में आपको माइक्रोविलाई दिख रहे हैं क्या? यस सर। गलत, नहीं दिख रहे, सर कहाँ है? यहां कोई माइक्रोविलाई नहीं है, गलत है, नहीं है ना? नहीं है, कहां तो है सर ये माइक्रोविलाई? लाइट ऑरेंज कलर के क्या है सर ये? अरे भाई तुमने पता नहीं किस किस को क्या क्या लेबल कर रखा है। अरे ये तो इसके अंदर का है यार। ये है हमारे पास सिंपल म्यूकोसा, ठीक है, ठीक है। जी सर। ये है विलाई, ठीक है, ओके। अब मैं विलाई के इतने पार्ट को यहां पर अगर देखूं तो ये कैसा दिखाई देगा कि कॉलमर सेल्स हैं, और इन कॉलमर सेल्स में ऐसे